हेलो एवरीवन। आज हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फिजियोलॉजी का लेक्चर नंबर 19 डिस्कस करेंगे और बाइल सिक्रीशंस को वाइंड अप करने की कोशिश करते हैं। तो प्रोसीड करते हैं लास्ट लेक्चर से ही, जो मैं आपको बता रहा था डिफरेंट बाइल के पैटर्न्स ऑफ सिक्रीशन में, जिसमें हॉर्सेस का डिफरेंस है बाकी स्पीशीज़ के साथ, बिकॉज हॉर्सेस के अंदर गॉल ब्लैडर नहीं होता। तो इसको डिस्कस कर लेते हैं एक दफ़ा और कुछ स्पीशीज़ डिफरेंस भी देखते हैं। तो ये बेटे, जिस तरीके से मैं लास्ट लेक्चर में आपको बता रहा था कि हॉर्सेस के अंदर चूंकि गॉल ब्लैडर होता ही नहीं, तो हॉर्सेस के अंदर जितनी भी बाइल बनती है वो हेपेटिक बाइल डक्ट से मूव करती हुई, कॉमन बाइल डक्ट से मूव करती हुई स्फिंक्टर ऑफ ओडाई के ज़रिए ड्यूडेनम के अंदर आ जाती है। तो हॉर्सेस के अंदर आपको एक कॉन्टीन्यूस फ्लो ऑफ हेपेटिक बाइल मिलेगा, एंड दिस कॉन्टीन्यूस फ्लो ऑफ हेपेटिक बाइल विल एंटर द ड्यूडेनम। बाकी स्पीशीज़ के अंदर ड्यूरिंग द इंटर डाइजेस्टिव फेज जो है वो स्फिंक्टर ऑफ ओडाई रिलैक्स होता है। जितनी भी बाइल बनती है वो गॉल ब्लैडर मस्कुलेचर के अंदर आके स्टोर हो जाती है, बिकॉज गॉल ब्लैडर का जो मस्कुलेचर है वो रिलैक्स्ड होता है और स्फिंक्टर ऑफ ओडाई जो है वो क्लोज्ड होता है। जब डाइजेशन स्टार्ट होती है तो फिर हमें कोलिसिस्टोकाइनिन रिलीज होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से। वो कोलिसिस्टोकाइनिन जो है वो गॉल ब्लैडर को स्टिमुलेट करता है, गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करेगा और साइमल्टेनियसली स्फिंक्टर ऑफ ओडाई रिलैक्स करेगा। इसके नतीजे में जितनी भी बाइल है वो ऑटोमेटिकली मूव करके, जो यहाँ पे स्टोर हुई थी ड्यूरिंग द इंटरडाइजेस्टिव फेज, वो अब मूव करके थ्रू दिस कॉमन बाइल डक्ट विल कम इनटू द duodenum because sphincter of Oddi is now relaxed, it is open। तो ये जो एक्टिविटी है ये डाइजेस्टिव फेज के दौरान होती है, एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ द रिलीज ऑफ कोलिसिस्टोकाइनिन इन दी सिस्टेमिक सर्कुलेशन। कोलिसिस्टोकाइनिन रिलीज कहाँ से हो रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन से। और क्यों रिलीज हो रहा है? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ फूड, जिसके अंदर प्रोटीन्स है, जिसके अंदर फैट है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स प्रीडोमिनेटली वो कोलिसिस्टोकाइनिन को रिलीज करवाते हैं। वो कोलिसिस्टोकाइनिन गॉल ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा और स्फिंक्टर ऑफ ओडाई की रिलैक्सेशन करवाएगा, जिसके नतीजे में गॉल ब्लैडर से जितनी भी बाइल यहाँ पे स्टोर हुई हुई थी ड्यूरिंग द इंटर डाइजेस्टिव फेज, वो इस डाइजेस्टिव फेज में रिलीज हो जाएगी इनटू द ड्यूडेनम। अब आप अगर बाइल स्क्रीशन के पैटर्न्स देखो डिफरेंट स्पीशीज़ के अंदर, तो हमारे पास सबसे पहले रूमिनेंट्स और पिग्स के अंदर अगर हम देखें तो देयर इज़ रिलेटिवली कॉन्टीन्यूस स्क्रीशन ऑफ हेपेटिक बाइल इनटू द इंटेस्टाइन, बिकॉज यहाँ इन स्पीशीज़ के अंदर स्फिंक्टर ऑफ ओडाई जो है इट इज़ लेस वेल डिफाइंड। तो रूमिनेंट्स और पिग्स के अंदर निस्बतन एक कॉन्टीन्यूस स्क्रीशन मिलती है, बिकॉज स्फिंक्टर ऑफ ओडाई जो है वो लेस वेल डिफाइंड है, लेस वेल इस्टेब्लिश्ड है। हॉर्सेस के अंदर अगर आप देखोगे तो देर इज कॉन्टीन्यूस स्क्रीशन, देर इज नो डाउट अबाउट इट, बिकॉज हॉर्सेस के अंदर गॉल ब्लैडर होता ही नहीं है और आपको कॉन्टीन्यूसली स्क्रीशन मिलेगी बाइल की फ्रॉम द गॉल फ्रॉम द लिवर इनटू द इंटेस्टाइन, बिकॉज देर इज नो गॉल ब्लैडर। ये याद रखना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और ये कॉमन वाइवा क्वेश्चन है, which species do not have a gallbladder? Horses। And because there is no gallbladder, so there is a continuous secretion of bile into the intestine। फिर हमारे पास डॉग्स एंड कैट्स है जिनके अंदर ड्यूरिंग द डाइजेस्टिव फेज ही स्क्रीशन होगी। कॉन्टीन्यूस बाइल स्क्रीशन इसीलिए ना होती है, इट इज़ नॉट नेसेसरी, और ना ही होती है बिकॉज ये 2 से 3 दफ़ा ही मील्स लेते हैं, तो इनके इंटर डाइजेस्टिव फेजेस लंबे होते हैं। उस दौरान जितना भी बाइल बनता है वो गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर होता जाता है। जब एक डाइजेस्टिव फेज आता है तो उसके नतीजे में कोलिसिस्टोकाइनिन रिलीज होगा और उसी वक्त ही गॉल ब्लैडर जो है कॉन्ट्रैक्ट करके बाइल जो है वो रिलीज करेगा। तो डॉग्स एंड कैट्स में गॉल ब्लैडर कैन इफेक्टिवली स्टोर बाइल कंपेयर टू हॉर्सेस जिसके अंदर गॉल ब्लैडर है ही नहीं, और इन रूमिनेंट्स एंड पिग्स जिसके अंदर गॉल ब्लैडर तो है बट स्फिंक्टर ऑफ ओडाई इज वेरी लेस वेल डिफाइंड, वेरी लेस इस्टेब्लिश्ड, बहुत कम इसकी टोनिसिटी है। तो रूमिनेंट्स एंड पिग्स में याद रखना रिलेटिवली कॉन्टीन्यूस स्क्रीशन,
हॉर्सेस के अंदर गॉल ब्लैडर है ही नहीं, तो देर इज़ अ डेफिनेट कॉन्टीन्यूस सिक्रीशन। और डॉग्स एंड कैट्स में दिस कॉन्टीन्यूस बाइल सिक्रीशन इज़ नॉट नेसेसरी बिकॉज देर इज़ एन इफेक्टिव गॉल ब्लैडर दैट कैन स्टोर बाइल। ये 2 से 3 दफ़ा ही मील्स लेते हैं, तो इनके इंटरडाइजेस्टिव फेजेस बहुत लंबे होते हैं। उन इंटरडाइजेस्टिव फेजेस के दौरान जो है ये बाइल को स्टोर कर सकते हैं अच्छे तरीके से। रूमिनेंट्स को अगर आप मील फ्रिक्वेंसी के हवाले से देखो तो रूमिनेंट्स जो हैं वो चूँकि कॉन्टीन्यूसली मील लेते रहते हैं, तो ये एक वजह हो सकती है। और स्फिंक्टर ऑफ ओडाई लेस वेल डिफाइंड होता है, तो इसके अंदर एक रिलेटिवली कॉन्टीन्यूस सिक्रीशन मिलती है कंपेयर टू डॉग्स एंड कैट्स। अगेन एम्फेसिस हॉर्सेस का, देयर इज कॉन्टीन्यूस सिक्रीशन बिकॉज हॉर्सेस के अंदर गॉल ब्लैडर नहीं होता। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट डिफ्रेंशिएशन और वो करना इसलिए भी ज़रूरी है, पिछली डायग्राम से अगर आप रिफ्लेक्ट बैक कर सको तो देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन हेपेटिक बाइल एंड गॉल ब्लैडर बाइल। और वो क्या है, अब अगर आप देखो डॉग्स एंड कैट्स में खासकर क्लासिकली, तो जितनी भी हेपेटिक बाइल है वो इवेंचुअली स्टोर हो सकती है गॉल ब्लैडर के अंदर ड्यूरिंग द इंटरडाइजेस्टिव फेज। तो ड्यूरिंग इंटरडाइजेस्टिव पीरियड स्फिंक्टर ऑफ ओडाई इज क्लोज्ड एंड जितनी भी जो गॉल ब्लैडर के अंदर जितनी भी बाइल है वो वहाँ पे जा रही है बिकॉज गॉल ब्लैडर मसल इज रिलैक्स, सो ऑल द हेपेटिक बाइल जो है इट विल गो एंड बैक अप इनटू द गॉल ब्लैडर एंड दिस इज हैपनिंग ड्यूरिंग द इंटरडाइजेस्टिव फेज। तो अब हमारे पास जब डाइजेस्टिव पीरियड आएगा उस टाइम गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करता है, स्फिंक्टर रिलैक्स कर जाता है अंडर कोलिसिस्टोकाइनिन और लार्ज अमाउंट ऑफ गॉल ब्लैडर बाइल इज रिलीज्ड इनटू द ड्यूडेनम। तो हमारे पास डॉग्स एंड कैट्स की अगर मैं मिसाल दूँ तो हेपेटिक बाइल जो है वो अल्टीमेटली गॉल ब्लैडर के अंदर जाके स्टोर हो जाती है। और ये डिफरेंस हम डिफ्रेंशिएट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि गॉल ब्लैडर फिर उसको मॉड्यूलेट करने का टाइम है। हॉर्सेस के अंदर तो गॉल ब्लैडर है ही नहीं, तो सारी की सारी जितनी भी बाइल है वो एसेंशली हेपेटिक बाइल ही है। और अगर आप रूमिनेंट्स के अंदर भी देखो तो उसके अंदर बड़ा निस्बतन कम टाइम लगेगा उसकी मॉड्यूलेशन के अंदर, तो वो ज़्यादातर आपको मिक्स मिलेगा, उसके अंदर हेपेटिक बाइल भी होगी गॉल ब्लैडर बाइल भी होगी। लेकिन डॉग्स एंड कैट्स में तो प्योरली गॉल ब्लैडर बाइल ही होगी क्योंकि जितनी भी हेपेटिक बाइल थी वो इधर आई और इस गॉल ब्लैडर ने उसको मॉड्यूलेट कर दिया अच्छे तरीके से। सो इसको डिफ्रेंशिएट करना ज़रूरी है। एसेंशली गॉल ब्लैडर बाइल वो हेपेटिक बाइल है जो कि मॉड्यूलेट हुई, उसके अंदर चेंजेस आए ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ पीरियड ड्यूरिंग द इंटरडाइजेस्टिव फेज। तो हेपेटिक बाइल गॉल ब्लैडर के पास जाती है, गॉल ब्लैडर जब उसको मॉड्यूलेट कर लेता है, उसकी कंसंट्रेशंस को चेंज कर लेता है, तो वो गॉल ब्लैडर बाइल कहलाती है। अब अगर आप देखोगे तो हमारे पास डिफरेंट अब्जॉर्प्टिव सर्फेसेस जो हैं दे कैन मॉडिफाई कंसंट्रेशन एंड रिलेटिव कंपोजिशन ऑफ हेपेटिक बाइल ड्यूरिंग स्टोरेज इन गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर क्या कर रहा है ड्यूरिंग द स्टोरेज ऑफ हेपेटिक बाइल, इसकी कंसंट्रेशन को डिफरेंट सब्सटेंसेस को मॉडिफाई कर रहा है और उसकी कंपोजिशन को चेंज कर रहा है, ऑल्टर कर रहा है। हेपेटिक बाइल के अंदर ज़्यादातर आपको इलेक्ट्रोलाइट्स, वाटर, several organic compounds such as bile salts, कोलेस्ट्रॉल, लेसिथिन, बिलीरुबिन, ये चीज़ें मिलेंगी। गॉल ब्लैडर बाइल जो है वो उसके अंदर आपको वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स निस्बतन कम होना शुरू हो जाएंगे। उसके अंदर वाटर की रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है, इलेक्ट्रोलाइट्स सोडियम क्लोराइड बाइकार्बोनेट जो है उनकी कुछ पैसिव अब्जॉर्प्शन होती है, कुछ अब्जॉर्प्शन इनकी भी हो जाती है और कुछ पैसिव अब्जॉर्प्शन होती है लिपिड सॉल्युबल कंपाउंड्स की सच एज कोलेस्ट्रॉल। और ये मैं क्या कह रहा हूँ, आप देखो जितनी भी मेम्ब्रेन्स होती हैं दे आर लिपिड सॉल्युबल और इसीलिए डिफरेंट लिपिड सब्सटेंसेस जो हैं वो इजीली उसके अंदर से क्रॉस करके अंदर जा सकते हैं। तो अभी तो हम ये कह रहे हैं कि बाइल जो है वो सॉल्युबलाइजेशन और इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स करती है। तो ये जो बाइल बनी है, क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि ये जो बाइल बनी है ये गॉल ब्लैडर की एपिथीलियम को क्यों नहीं सॉल्युबलाइज कर लेती, क्योंकि गॉल ब्लैडर की एपिथीलियम जो है वो भी लिपिड से ही बनी हुई है ना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वाई बाइल स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर इज नॉट सॉल्युबल इन लिपिड मेम्ब्रेन, यानी जो बाइल बनी मौजूद है गॉल ब्लैडर के अंदर वो क्यों नहीं गॉल ब्लैडर की एपिथीलियम को सॉल्युबलाइज कर रही। तो इसका जो आंसर है वो ये है कि जो अभी मौजूद पीएच है यहाँ पे गॉल ब्लैडर के अंदर
वो अलाउ नहीं करती। एट द pH ऑफ द गॉल ब्लैडर बाइल, बाइल सॉल्ट्स जितने भी हैं जिन्होंने सॉलिबलाइजेशन इमल्सिफिकेशन करनी होती है, दे एग्जिस्ट प्राइमरीली इन चार्ज फॉर्म एंड दे आर नॉट सॉलेबल इन लिपिड मेम्ब्रेन्स। तो इसलिए जितने भी बाइल सॉल्ट्स हैं उनकी सॉलिबलाइजेशन इन लिपिड मेम्ब्रेन्स के साथ, इन लिपिड मेम्ब्रेन्स ऑफ गॉल ब्लैडर एपिथेलियम के साथ नहीं होती। बाइल सॉल्ट्स जो हैं वो यहाँ पे कंसनट्रेट होंगे 10 से 20 गुना। तो बाइल सॉल्ट्स की कंसनट्रेशन जो है वो इंक्रीज करती है गॉल ब्लैडर बाइल में, बिकॉज ज़्यादा वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स तो वो रिमूव होते जा रहे हैं, वो रीअब्जॉर्ब होते जा रहे हैं। तो अब हमारे पास बाइल सॉल्ट्स के अंदर, बाइल के अंदर बाइल सॉल्ट्स जो हैं वो कंसनट्रेट होना शुरू हो जाएंगे और 10 से 20 गुना कंसनट्रेशन इनकी इंक्रीज कर जाती है, बिकॉज सारा पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स तो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और ये याद रखना, होती अल्कलाइन है लेकिन इसकी कुछ ना कुछ एब्जॉर्प्शन होती रहती है, इसलिए आपको पैंक्रियाटिक जूस से बाइकार्बोनेट आयंस चाहिए टू अल्कलनाइज द इंटेस्टाइनल माइक्रो एनवायरनमेंट। एक दफ़ा मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, जो गॉल ब्लैडर की एपिथेलियम है वो है तो सारी लिपिड ही ना, तो ये बाइल सॉल्ट्स जिनका काम ही सॉलिबलाइजेशन और इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स है, ये क्यों नहीं बाइल गॉल ब्लैडर की एपिथेलियम को अब्जॉर्ब कर लेते, क्यों नहीं सॉलिबलाइज कर लेते? क्योंकि गॉल ब्लैडर की एपिथेलियम के अंदर लिपिड मेम्ब्रेन है, तो ये बाइल सॉल्ट्स क्यों नहीं गॉल ब्लैडर की एपिथेलियम को सॉलिबलाइज कर लेते? वो इसलिए नहीं करते क्योंकि उस वक्त जो पीएच है वो अलाउ नहीं करती। बाइल सॉल्ट्स जो हैं दे आर प्रिंसिपली इन चार्ज फॉर्म एंड आर नॉट सॉलेबल इन लिपिड मेम्ब्रेन्स। और इस फिनोमिना को, ये जो चार्ज का फिनोमिना है, इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। बाइल जो है ना उसके अंदर होते हैं फॉस्फोलिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल, और ये मेंटेन होते हैं इन एक्वस सॉल्यूशन। और एक्वस सॉल्यूशन के अंदर इनकी मेंटेनेंस जो है वो डिपेंडेंट होती है डिटर्जेंट एक्शन ऑफ बाइल एसिड्स पे। तो अब अगर आप देखोगे, और ये मैंने पहले भी डिस्कस किया, पेटोसाइट्स जो हैं वो बाइल एसिड्स बना रहे हैं कोलेस्ट्रॉल से। क्या होगा कि कोलेस्ट्रॉल जो है वो उसके अंदर ऐसी चेंजेस आएंगी, केमिकल चेंजेस आएंगी, जिसके नतीजे में कोलेस्ट्रॉल कन्वर्ट हो जाता है कॉलिक एसिड में। और कॉलिक एसिड जो है वो है रिप्रेजेंटेटिव बाइल एसिड। अब जब देखोगे आप तो कोलेस्ट्रॉल जो है हमारे पास दैट इज़ टोटली इनसॉलेबल इन वाटर। लेकिन जो ये केमिकल चेंजेस होंगी जिसके नतीजे में कोलेस्ट्रॉल जो है वो बाइल एसिड्स के अंदर कन्वर्ट होगा, तो इसके नतीजे में आपके पास एक वाटर सॉलेबल साइड आएगी कॉलिक एसिड के अंदर, जिसको आप हाइड्रोफिलिक साइड भी कह रहे हो। और साथ ही साथ इसके अंदर एक लिपिड सॉल्युबल साइड तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, जिसको आप हाइड्रोफोबिक और वाटर हीटिंग साइड कह रहे हैं। ये जो कम्बिनेशन बनता है ना हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक एट्रीब्यूट है, जो ये करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है जो कि डिटर्जेंट्स के अंदर भी होती है। एंड बिकॉज ऑफ दिस डुअल सॉलेबिलिटी, डिटर्जेंट्स जो हैं दे कैन रेंडर लिपिड्स सॉलेबल इन वाटर। और चूंकि बाइल एसिड्स के अंदर भी हमारे पास एक हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक साइट है, एक वाटर लविंग और एक वाटर हीटिंग साइट है, इसलिए बाइल भी जो है इट विल एक्ट लाइक अ डिटर्जेंट एंड इट कैन नाउ solubilize, it can emulsify dietary lipids and ultimately solubilize the products of fat digestion. बाइल एसिड्स जो हैं वो एसेंशली प्रोड्यूस होते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हेपेटोसाइट्स के, और जैसे जैसे ये स्क्रीट होते हैं फ्रॉम द सेल्स into the canaliculi, they dissolve away some of the cell membrane components, जिसमें फॉस्फोलिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल भी है। तो ये कुछ हद तक जो हेपेटोसाइट्स के अंदर मौजूद मेम्ब्रेन है उसके कंपोनेंट्स जिसमें फॉस्फोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल है, ये वो ले जाते हैं। और यही कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो कि फॉस्फोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल और बाइल एसिड्स हैं, दे आर मेजर फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ द बाइल एंड दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स। इसको हम आगे
फैट डाइजेशन के अंदर भी डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। और इसके अंदर अगर अब आप ये देखोगे तो ये एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे ऐड हुआ है कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल में, बाकी सारी चीज़ें सेम है। और दूसरा ये एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। ये जो दो एडिशनल हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स इस रिंग स्ट्रक्चर के अंदर ऐड हुए हैं और जो साथ साथ केमिकल चेंजेस आई हैं, उसके नतीजे में हमारे पास ये कॉलिक एसिड का एक स्ट्रक्चर वजूद में आता है। और ये जो है ये वाटर सॉलेबल, ज़्यादा वाटर सॉलेबल है कंपेयर टू कोलेस्ट्रॉल। और इस वाटर सॉलेबिलिटी के नतीजे में बाइल एसिड्स जो हैं वो एक डिटर्जेंट का काम कर सकते हैं। दे कैन solubilize and emulsify fats। ये एग्जैक्टली थ्योरेटिकल कंपोनेंट है पिछली डायग्राम का, जिसमें मैं आपको बता रहा था कि कन्वर्जन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इनटू बाइल एसिड्स इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट बिकॉज बार बार रिपीट कर रहा हूँ मैं, कोलेस्ट्रॉल इज़ इनसॉलेबल इन वाटर एंड बाइल एसिड्स आर मॉडरेटली सॉलेबल इन वाटर। ये जो करेक्टरिस्टिक कन्वर्जन है कोलेस्ट्रॉल इनटू बाइल एसिड्स, दैट रेंडर्स दिस slightly soluble in water because of addition of a hydrophilic या water loving side, और साथ ही साथ इसकी लिपिड soluble या हाइड्रोफोबिक या वाटर हिटिंग साइड तो ऑलरेडी है ही है। तो ये हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक एट्रीब्यूट जो है ये आपको डिटर्जेंट्स के अंदर में मिलेगा। ये डिटर्जेंट्स की करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। तो बाइल एसिड डिटर्जेंट की तरह का काम करेगा। और डिटर्जेंट्स जो हैं दे कैन रेंडर लिपिड सॉलेबल इन वाटर बिकॉज ऑफ दिस, एंड बाइल एसिड्स आल्सो रेंडर्स लिपिड सॉलेबल इन वाटर। और इसकी वजह से जो फॉस्फोलिपिड्स हैं या कोलेस्ट्रॉल है, they will be they will be maintained in an aqueous solution because of this detergent action of bile acids, and they can emulsify and solubilize fats in the intestine and hence contribute to the डाइजेशन ऑफ फैट्स। जैसे जैसे ये इमल्सिफिकेशन होती जाएगी, सोलबलाइजेशन होती जाएगी फैट्स की, तो उसके छोटे छोटे फैट के बड़े ड्रॉपलेट्स जो हैं वो छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये याद रखना, उसको कहते हैं माइसील्स, MICELLES। तो वो मिसील फॉर्मेशन होती है। जितने छोटे ड्रॉपलेट्स होंगे उतना ही सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा फॉर पैंक्रियाटिक लाइपेज। लाइपेज जो कि एक्सोक्राइन पैंक्रियाज बनाते हैं, उनको मौका मिलेगा इसके ऊपर आके एक्ट करने का और अल्टीमेटली फैट को डाइजेस्ट करने का। सो दिस डिटर्जेंट एक्शन ऑफ बाइल एसिड्स इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। और जैसे जैसे ये भी जहन में रखना कि जैसे बाइल एसिड्स जो हैं वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ हेपेटोसाइट्स में जब वो प्रोड्यूस होते हैं, जैसे ही वो सिक्रीट होते हैं तो दे विल डिजॉल्व अवे सम ऑफ द सेल मेम्ब्रेन कंपोनेंट्स। बिल्कुल ही नहीं, बट सम ऑफ द सेल मेम्ब्रेन कंपोनेंट्स जो हैं जिसमें फॉस्फोलिपिड्स हैं, कोलेस्ट्रॉल है, वो डिजॉल्व अवे करेंगे। और यही कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हैं ये अल्टीमेटली आगे चल के मेजर फंक्शनल कंपोनेंट्स ऑफ बाइल जो हैं वो बनते हैं। और ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डाइजेशन एंड absorption of fats. Now the bile acids dissolve away some of the cell membrane components, और इसके अंदर हमारे पास है फॉस्फोलिपिड्स, और फॉस्फोलिपिड्स के साथ हैं कोलेस्ट्रॉल। बाइल एसिड्स एक्चुअली बनते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और जैसे जैसे ये रिलीज़ होंगे दे विल टेक सम ऑफ दी मेम्ब्रेन कंपोनेंट्स, जिसमें फॉस्फोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल है। और ये फॉस्फोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल जो है ये इवेंचुअली बाइल के इम्पॉर्टेंट पार्ट्स, आगे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। बाइल एसिड्स आर सीक्रेटेड इनटू द कैनालिकुलाई एज देयर सोडियम सॉल्ट्स, ये याद रखना। सो दे आर सीक्रेटेड एज सोडियम कॉलिक एसिड या सोडियम चीनोडीऑक्सीकॉलिक एसिड। or presence of bile acid, salts and sodium in the canaliculi ultimately will draw water by osmosis from the cells into the bile। तो सोडियम जो है जब वो बाइल के अंदर जाएगा तो इट विल इवेंचुअली अट्रैक्ट वाटर, इट विल ड्रॉ वाटर बाय ऑस्मोसिस, और सेल्स के अंदर से वाटर जो है वो आके बाइल के अंदर ऐड अप होता रहेगा। सेल्स से मेरी मुराद यह है कि ऑब्वियसली उसका कनेक्शन अल्टीमेटली ब्लड और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से है। तो ये बेसिकली ब्लड को ड्रॉ करने का एक तरीका है।
वाटर को ड्रॉ करने का एक तरीका है फ्रॉम दी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड या प्लाज्मा वाटर फॉलो करेगा सोडियम को. इलेक्ट्रोलाइट composition of canalicular bile usually resembles that of plasma, but it can be somewhat lower in chloride. और बाइल जैसे जैसे फ्लो करेगा थ्रू दी बाइल डक्ट्स वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वो उसके अंदर ऐड अप होते जाएंगे. अब ये एक डायग्राम है जो कि शो कर रही है प्रोसेस ऑफ बाइल फॉर्मेशन. और अगर आप देखोगे तो इसके अंदर हमारे पास बाइल एसिड्स जो हैं दे आर एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड इनटू दी हेपेटोसाइट्स. उसके अलावा हमारे पास इनऑर्गेनिक आयंस और वाटर जो है वो ऑस्मोटिक फिल्ट्रेशन के नतीजे में यहाँ पे हेपेटोसाइट्स के अंदर सिक्रीट होता है. साथ ही साथ सोडियम बाइकार्बोनेट जो हैं ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए इन हेपेटोसाइट्स के अंदर आ जाते हैं. तो साइटोप्लाज्म के अंदर ऑफ दीज हेपेटोसाइट्स आपको यहाँ पे कुछ माइक्रोफिलामेंट्स मिलते हैं. और ये माइक्रोफिलामेंट्स जो हैं दे आर इम्पॉर्टेंट क्योंकि जो बाइल फॉर्म हो रहा है वो साथ ही साथ आगे की तरफ मूव करता जाए. अगर वो स्टे करेगा तो वो ज़्यादा कंपोनेंट्स भी इसके साथ में वॉश आउट करके लेके जा सकता है. तो इट कीप्स इन चेक के एक मॉडरेट अमाउंट ऑफ फॉस्फोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल जो है वो साथ में बस जो सेल मेम्ब्रेन है ऑफ दी हेपेटोसाइट्स उसकी लूज़ हो, ज़रूरत से ज़्यादा ना चला जाए. तो अब ये माइक्रोफिलामेंट्स जो कि साइटोस्केलेटन का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है ये इसको आगे की तरफ फ्लो करवाते रहते हैं. साथ ही साथ जब ये आगे जाएगा इस कैनालिकुलाई से आगे की तरफ मूव करेगा तो ये बाइल डक्ट्स और डक्ट्यूल्स हैं वहाँ से कुछ वाटर और इनऑर्गेनिक ऑयंस की एब्जॉर्प्शन हो जाएगी. अल्टीमेटली जैसे आप आगे मूव करेंगे तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि स्मॉल इंटेस्टाइन से जो स्क्रीटिन रिलीज होता है इट कैन कॉज स्क्रीशन ऑफ इनऑर्गेनिक ऑयंस मेनली बाइकार्बोनेट इनटू द bile ducts. So this is very important. As bile flows through the bile ducts, water and electrolytes can be added. और इसके अंदर हमारे पास बाइकार्बोनेट है दैट कैन बी secreted by the duct cells, so that bicarbonate concentration of bile is often very higher or higher than that of the blood और दी सीरम. सो ये एक फिनोमिना है जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंट सब्सटेंसेस जो हैं वो अल्टीमेटली बाइल के अंदर मूव हो रहे हैं फ्रॉम दी हेपेटोसाइट्स जिसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ बाइल एसिड्स है. और ये सोडियम सॉल्ट्स होते हैं बाइल एसिड्स के. वाटर और इनऑर्गेनिक आयंस इसको फॉलो करेंगे. साथ ही साथ सोडियम बाइकार्बोनेट उसकी भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो सकती है. साथ ही माइक्रोफिलामेंट्स जो हैं वो इसकी यहाँ पे चूँकि साइटोस्केलेटन का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होते हैं दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर कैनालिकुलर बाइल फ्लो. तो जब इस कैनालिकुलाई से आगे मूव करके बाइल डक्ट्स और डक्ट्यूल्स में जाता है तो वहाँ पे इसकी मॉडिफिकेशन होती है, कुछ रीअब्जॉर्प्शन भी हो सकती है और फर्दर वाटर और इनऑर्गेनिक आयंस जिस तरह के बाइकार्बोनेट है उसकी सिक्रीशन भी हो सकती है. अब इंटेस्टाइन के अंदर बाइल सॉल्ट्स की कॉन्जुगेशन, ये बाइल एसिड्स की कॉन्जुगेशन जो है इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. और ये क्यों होती है और इसको भी एनालाइज करते हैं. हमारे पास प्राइमरी बाइल एसिड्स हैं जिसमें कॉलिक और चीनोडीऑक्सीकॉलिक एसिड है. दे आर कन्वर्टेड इनटू देयर कॉन्जुगेटेड फॉर्म. दे आर कॉन्जुगेटेड विद टॉरिन और ग्लाइसिन. और इसका एक पर्पस है. जब ये कॉन्जुगेशन हो जाएगी इनकी विद टॉरिन और ग्लाइसिन दे आर कन्वर्टेड इनटू टोरोकॉलिक एसिड और ग्लाइकोकॉलिक एसिड. और इनको आप बाइल सॉल्ट्स कहते हो. पहले बाइल एसिड्स कह रहे थे आप, अब हम इनको प्योरली बाइल सॉल्ट्स कह रहे हैं आफ्टर देयर कॉन्जुगेशन. इसके नतीजे में होता ये है कि एक चीज़ होती है जो आपने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ी हो, डिसोसिएशन कांस्टेंट. तो प्राइमरी बाइल एसिड्स का जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो तकरीबन 6 के करीब है. और अगर दे इनको अनकॉन्जुगेटेड फॉर्म के अंदर सिक्रीट किया जाए तो दे आर प्रोटोनेटेड एंड दे बिकम लेस वाटर सॉलेबल. अब आपका ये पर्पस नहीं है, आपका तो पर्पस है कि उनकी वाटर सॉलेबिलिटी इंक्रीज़ किस तरह की जा सकती है. तो इस वाटर सॉलेबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि दे शुड बी कन्वर्टेड इनटू अ फॉर्म जिसके अंदर डिसोसिएशन कांस्टेंट ये पी के वैल्यू जो है ये फर्दर रिड्यूस हो सके.
और इसकी रिडक्शन के नतीजे में वो डीप्रोटीनेटेड फॉर्म में आएंगे और ज़्यादा वाटर सॉल्युबल हो जाएंगे। सो ग्लाइसिन कॉन्जुगेट्स जो हैं, जो ग्लाइकोकॉलिक एसिड वगैरह हैं, दे हैव अ डिसोसिएशन कांस्टेंट पीके वैल्यू ऑफ 4। टॉरिन कॉन्जुगेट्स हैव अ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ 2। इसके नतीजे में हमारे पास कॉन्जुगेशन जो है दैट इफेक्टिवली डिक्रीजेस द पीके, सो दैट दे आर ऑलवेज इन देयर डीप्रोटीनेटेड फॉर्म। और डीप्रोटीनेटेड फॉर्म से मुराद मेरी ये आयोनाइज्ड फॉर्म है उनकी। तो ये अब ड्यूडिनम के अंदर आयोनाइज्ड फॉर्म में होंगे, और जब ये आयोनाइज्ड फॉर्म में होंगे तो ये बेटे ज़्यादा वाटर सॉल्युबल होंगे। तो ये एक जनरल सी स्लाइड है जो कि शो कर रही है कि वाई कॉन्जुगेशन ऑफ बाइल एसिड्स इज नेसेसरी। मैं एक दफ़ा फिर रिपीट करता हूँ, प्राइमरी बाइल एसिड्स जिसमें कॉलिक और चीनोडीऑक्सीकॉलिक एसिड है, दे हैव अ हायर डिसोसिएशन कांस्टेंट, एंड बाय हायर डिसोसिएशन कांस्टेंट आई मीन दैट वो जो हैं वो अपनी अनकॉन्जुगेटेड फॉर्म में हैं, एंड दे आर प्रोटीनेटेड, दे आर नॉट आयोनाइज्ड, दे आर प्रोटीनेटेड एंड दे बिकम लेस वाटर सॉल्युबल। इस वाटर सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए शर्त यह है कि ये अपनी आयोनिक फॉर्म में हो, डीप प्रोटीनेटेड फॉर्म में हो। और वो किस तरह होगा? इस तरह होगा कि इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है वो डिक्रीज किया जा सके। तो ग्लाइसिन जो है जब वो इसके साथ रिएक्ट करेगा तो वो डिसोसिएशन कांस्टेंट तकरीबन 4 के करीब हो जाता है। टॉरिन कॉन्जुगेट्स का जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो तकरीबन 2 के करीब है। कॉन्जुगेशन जो है दैट इफेक्टिवली लोअर्स द डिसोसिएशन कांस्टेंट, सो दे आर ऑलवेज इन देयर डीप्रोटीनेटेड फॉर्म or the ionized form in the duodenum, and this makes them more water soluble. अब ये इंफॉर्मेशन के लिए है, सिर्फ स्लाइड फॉर इंफॉर्मेशन ओनली, और ये बायोकेमिस्ट्री से है, और इसके पीछे सिंपल सा एक प्रिंसिपल है कि अगर पीएच जो है दैट इज़ लेस दैन डिसोसिएशन कांस्टेंट तो वो प्रोटीनेटेड फॉर्म में होगा सब्सटेंस। और हेंडरसन हेज़लबैच इक्वेशन अगर आपने पढ़ी हो तो इसमें ये एच है जो कि एक सॉल्ट शो कर रहा है जो कि प्रोटीनेटेड फॉर्म में है, और इसकी अगर इसको कन्वर्ट किया जाए तो हमारे पास ये ए नेगेटिव है जो कि बेसिक फॉर्म है और साथ में हाइड्रोजन आयंस है। इसको अगर आप एक इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन में पुट करो जिस तरह के बायोकेमिस्ट्री वालों ने शायद आपको बताया हो, और फिर आप उसका लॉग लो तो हमारे पास ये एक इक्वेशन आती है। आप दोनों साइडों पे नेगेटिव करो तो नेगेटिव लॉग की वजह से आप पी के ए प्लस पी एच प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट ओवर इट्स बेसिक फॉर्म, और फाइनली जब आप कंबाइन करोगे इसको तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो डिसोसिएशन कांस्टेंट इज इक्वल टू पी एच प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट ओवर बेस, और पी के ए इज इक्वल टू पी एच प्लस लॉग या इसकी प्रोटीनेटेड फॉर्म डिवाइडेड बाय डी प्रोटीनेटेड फॉर्म। तो ये एक जनरल सा प्रिंसिपल है, और इसी प्रिंसिपल की बेस के ऊपर जो पिछली स्लाइड के अंदर मैं आपको बता रहा था कि हम कॉन्जुगेट करते हैं ताकि डिसोसिएशन कांस्टेंट लोअर हो जाए। डिसोसिएशन कांस्टेंट कम होगा तो देयर इज़ अ चांस कि वो अपनी डी प्रोटीनेटेड फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करे, और डी प्रोटीनेटेड फॉर्म में होगा तो वो ज़्यादा बेहतर है, वो आयोनिक फॉर्म में होगा एंड इट विल बी ईजीली soluble. So that's why we have to decrease the dissociation constant, और dissociation constant जैसे जैसे कम होगा उसके नतीजे में हमारे पास चांसेस हैं कि उस पर्टिकुलर सब्सटेंस की डीप्रोटीनेटेड फॉर्म हो, और डीप्रोटीनेटेड फॉर्म जो है वो आयोनिक फॉर्म है तो वो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर इजीली सॉल्युबल होगा। ये याद रखो कि पीएच जो है वो अगर लोअर है देन दी पी के ए तो जो भी सब्सटेंस है वो प्रोटीनेटेड फॉर्म में होगा। बाइल सॉल्ट्स आर कॉन्टीन्यूसली सर्कुलेटेड, और इसको हम कहते हैं एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन ऑफ बाइल सॉल्ट्स। तो अगर आप देखोगे तो हमारे पास बाइल सॉल्ट्स का अगर पूल साइज़ देखो तो तकरीबन 4 ग्राम के करीब है, और ये मैं आपको ह्यूमंस की एक मिसाल दे रहा हूँ। तो 4 ग्राम जो है बाइल सॉल्ट्स का पूल साइज़ है। बाइल सॉल्ट्स अगर एब्जॉर्ब ना हो और ये सारे के सारे एक्सक्रीट हो जाएं तो फिर आपको यहाँ पे 4 ग्राम बाइल सॉल्ट्स बनाने की ज़रूरत है फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल। लेकिन अगर आप देखोगे तो ओनली 0.5 ग्राम बाइल सॉल्ट्स आर एक्सक्रीटेड पर डे।
इसका मतलब ये है कि कोई ऐसा मैकेनिज़्म एग्जिस्ट करता है कि जो बाकी 3.5 ग्राम्स है वो यहाँ पे आके कहीं से एब्जॉर्ब हो रहा है और वापस जा रहा है। इसको कहते हैं एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन ऑफ बाइल सॉल्ट्स, जहाँ पे हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ बाइल सॉल्ट्स जो है वो अकर करती है इन द इलियम, और अबाउट 90% ऑफ देम जो है वो तकरीबन इलियम के अंदर अब्जॉर्ब हो जाती है। सम पैसिव डिफ्यूजन आल्सो अकर्स इन जेजुनम, और उसके बाद जब ये यहाँ पे पहुँच जाता है तो फिर हमारे पास रीसिक्रीशन होती है ऑफ दीज बाइल सॉल्ट्स। तो इस तरीके से ये बाइल सॉल्ट्स जो हैं ये कॉन्टीन्यूसली रिसाइकल करते रहेंगे। अब बाइल सॉल्ट का अगर पूल जो जिसका मैंने आपको बताया था तो उसके अंदर हमारे पास सर्कुलेशन के अंदर भी होते हैं ये, यानी यहाँ से जब ये अब्जॉर्ब होगा तो सर्कुलेशन में जाएगा ना, डायरेक्ट लिवर के पास तो नहीं चला जाएगा। तो जो सर्कुलेशन के अंदर जब जाएगा हेपेटिक पोर्टल सिस्टम के ज़रिए, ठीक है कि लिवर के पास ही भी जाएगा, तो जब जाएगा यहाँ से हेपेटिक पोर्टल सिस्टम के ज़रिए तो वो जो सर्कुलेशन के अंदर है वो कंपोनेंट, उसके बाद कुछ इंटेस्टाइन के अंदर, फिर लिवर के अंदर और गॉल ब्लैडर के अंदर, ये मिल के तकरीबन 4 ग्राम्स होता है इन ए 70 kg ह्यूमन। तो ये फिनोमिना है जिसको हम कहते हैं एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन ऑफ बाइल सॉल्ट्स, जिसमें आपके पास एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन है बाइल सॉल्ट्स की इन द इलियम और कुछ पैसिव डिफ्यूजन इन द जेजुनम। उसके बाद हमारे पास हेपेटिक सिंथेसिस ऑफ बाइल सॉल्ट्स जो है वो तकरीबन इतनी होगी जितना फीसिस के अंदर लूज हो रहा है। तो सिंथेसिस ऑफ बाइल सॉल्ट्स इज इक्वल टू the bile salts that are lost in the feces. Rest is continuously recirculated, reabsorbed, और ये ह्यूमन के अंदर 70 kg के अंदर जो है एक साइंटिफिक स्टडी के अंदर, जो कि अब वेल इस्टेब्लिश्ड है और बुक का भी हिस्सा है, 70 kg ह्यूमन के अंदर बाइल सॉल्ट का जो पूल है वो 4 ग्राम है। फॉर फैट डाइजेशन दिस पूल टर्न्स ओवर टू अबाउट 6 to 8 टाइम्स पर 24 आवर्स। यानी यहाँ पे अगर फैट को डाइजेस्ट करवाना है तो ये पूल जो है ये टर्न ओवर इसका होगा 6 से 8 दफ़ा, 6 to 8 टाइम्स रीसर्कुलेशन होगी इसकी। यानी 32 ग्राम्स ऑफ बाइल सॉल्ट अगर मैं इसको 4 कंसिडर करूं और 6 से 8 दफ़ा करूं तो 6 4 are 24 और 8 4 are 32। तो 32 ग्राम्स जो है वो 24 घंटे के अंदर बाइल सॉल्ट्स जो है वो टर्न ओवर होगा इस एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन में। उसके बाद इस फिनोमिना के नतीजे में हमारे पास बाइल एसिड सिंथेसिस जो है वो थोड़ी सी जो फीकल लॉस है उतनी ही बाइल एसिड सिंथेसिस होती है, और जो बाइल एसिड्स जो हैं वो लिवर तक पहुंचते हैं थ्रू दी हेपेटिक पोर्टल सिस्टम या पोर्टल सर्कुलेशन। जो डेफिशिएंट होते हैं वो सिंथेसिस होगी, बाकी जो है वो रीसर्कुलेट करता रहेगा। अब ये theoretical component के bile salts are continuously synthesized by hepatic cells, but the quantity needed for the digestion that far exceeds the rate of production by the liver। और अगर ये क्वांटिटी ज़्यादा है तो इसका मतलब जो सिंथेसाइजिंग एबिलिटी है हेपेटिक सेल्स की, से फॉर एग्जांपल वो पिछली डायग्राम से अगर मैं कंसिडर करूँ पिछली स्लाइड पे तो वो 0.5 ग्राम है। तो जो डेफिशिएंट क्वांटिटी है दैट शुड बी रीअब्जॉर्ब्ड। तो इसलिए बाइल सॉल्ट्स जो हैं उनकी रीसर्कुलेशन होती है फ्रॉम द इंटेस्टाइन आफ्टर बीइंग यूज्ड इन द इंटेस्टाइन, और वो वापस जाएंगे थ्रू हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन इनटू द लिवर, और वहाँ से फिर अगेन रीसिक्रेटेड होंगे बाय द हेपेटिक सेल्स, और ये कॉन्टीन्यूसली रिसाइकलिंग होती रहती है जिसको हम एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन कहते हैं, और जिसकी वजह से बाइल सॉल्ट्स जो हैं वो रीयूज़ हो सकते हैं और एक एडिक्वेट अमाउंट कॉन्टीन्यूसली अवेलेबल है फॉर एफिशिएंट डाइजेशन। जो सिंथेसिस है वो तो सिर्फ 0.5 ग्राम्स होती है ना, बट अगर आप देखोगे तो इससे तकरीबन 8 गुना ज़्यादा आपको क्वांटिटी चाहिए फॉर एफिशिएंट फैट डाइजेशन। अब हमारे पास जो लास्ट प्रोडक्ट है वो है बाइल पिगमेंट्स, और ये बाइल पिगमेंट्स जो हैं वो रेड ब्लड सेल्स की डिस्ट्रक्शन के नतीजे में जो प्रोडक्ट्स उससे रेड ब्लड सेल से निकलते हैं उन्हीं की प्रोसेसिंग के नतीजे में बनते हैं।
अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम या मोनोसाइट मैक्रोफेज सिस्टम, जो कि स्प्लीन और बोन मैरो के अंदर मौजूद है। और ये लिवर के अंदर भी यहाँ पे आपको कफ़र सेल्स मिलते हैं जो कि रेड ब्लड सेल्स को प्रोसेस कर सकते हैं। तो उससे जब हीमोग्लोबिन निकलेगा, हीमोग्लोबिन में से आयरन और ग्लोबिन तो रीसाइकल हो जाएगा और ये दोबारा से रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन के अंदर यूज़ हो सकता है। लेकिन जो हीमोग्लोबिन है उसके अंदर जो पोरफायरिन रिंग है, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू जो पिगमेंट पार्ट है हीमोग्लोबिन का, कैन बी कन्वर्टेड इनटू बिलीवर्डिन विच इज़ ग्रीन इन कलर एंड इट इज़ एन ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ दिस बिलीरुबिन, जो कि येलोइश या येलो ऑरेंज कलर का पिगमेंट है। अगर तो ये स्प्लीन और बोन मैरो के अंदर बना है तो इट कैन go into the systemic circulation, bind with albumin और bilirubin albumin complex जो है ये systemic circulation से होता हुआ हेपेटोसाइट्स के पास आएगा। और अगर यहाँ पे ही मौजूद था हीमोग्लोबिन और कफ़र सेल्स ने इसको न्यूट्रलाइज किया है, कफ़र सेल्स ने इसको प्रोसेस किया है, तो फिर बिलीरुबिन बन जाएगा यहीं पर ही। और बिलीरुबिन जो है ये ग्लूकुरोनिक एसिड के साथ इसकी कॉन्जुगेशन होगी। इस कॉन्जुगेशन के नतीजे में बिलीरुबिन ग्लूकुरोनाइड बनेगा जो कि ज़्यादा वाटर सॉलेबल है। दिस bilirubin glucuronide is going to be secreted into the canaliculi of the hepatocyte। और हेपेटोसाइट्स के साथ जो कनेलिकुलाई हैं जो कि लिवर के अंदर एक डक्ट सिस्टम है, ये इसके अंदर सक्रीट होंगे, उसके बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर चले जाएंगे अलॉन्ग विद बाइल। तो बाइल की कॉम्पोजिशन के अंदर ये पिगमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये एज सच कोई डाइजेशन के अंदर यहाँ पे रोल प्ले नहीं करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में, इट इज़ जस्ट एन एक्सक्रीटरी रूट फॉर देम। और ये बिलीरुबिन ग्लूकोनाइड जो है इट विल अल्टीमेटली बी कन्वर्टेड इनटू बिलीरुबिन, और बिलीरुबिन से फिर ये यूरोबिलिनोजिन के अंदर कन्वर्ट होगा और स्टर्कोबिलिन या स्टर्कोबिलिनोजिन के अंदर कन्वर्ट होगा। ये एक्टिविटी ज़्यादातर बैक्टीरियल एक्शन के नतीजे में होती है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होते हैं। यूरोबिलिनोजिन जो है इट विल बी एक्सक्रीटेड थ्रू द किडनीज वाया द यूरिन। यूरोबिलिनोजिन जो है वो यूरिन के अंदर एक्सक्रीट होगा वाया दी किडनीज, थ्रू दी किडनीज, और ये यूरिन को करेक्टरिस्टिक येलो कलर देता है। स्टर्कोबिलिन जो है वो फीसिस को करेक्टरिस्टिक ब्राउन कलर देता है। अब हमारे पास ये जितना भी साइकिल है इसके नतीजे में बॉडी बिलीरुबिन से एसेंशली जान छुड़ा रही है, रिमूव कर रही है इसको, और ये एक एक्सक्रीटरी रूट है, इट हैज़ नथिंग टू डू विद द डाइजेस्टिव प्रोसेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये याद रखना कॉन्जुगेशन ऑफ बिलीरुबिन जो है इट मेक्स इट मोर वाटर सॉलेबल। इसका डिज़ीज़ के अंदर डायग्नोसिस के अंदर एक इम्पॉर्टेंट रोल हो सकता है, बिकॉज फॉर एग्जांपल अगर आप देखो जॉन्डस है जिस तरह, या इक्टरस है जिसके अंदर येलोनेस ऑफ स्किन, येलोइश स्किन या येलो स्क्लेरा जो वाइट पार्ट ऑफ आई है, वो इस बिलीरुबिन की डिपॉजिट होने के नतीजे में ही होता है। और वो एसेंशली हेपेटोसाइट डिसफंक्शन को भी शो कर सकता है या वो ज़्यादा हीमोलिसिस को भी शो कर सकता है। अगर ज़्यादा रेड ब्लड सेल टूट फूट का शिकार होंगे तो ज़्यादा बिलीरुबिन बनेगा। तो ये जो है ये आपको एज अ डिज़ीज़ इंडिकेटर या डिज़ीज़ डायग्नोसिस के अंदर ये एक अच्छा इंडिकेटर है, एक अच्छा एनालाइट है जो सीरम के अंदर आप एस्टिमेट करवा सकते हैं। तो फाइनली कोई क्वेश्चंस हैं तो आप प्लीज़ आस्क, और आप गूगल क्लासरूम पे भी कमेंट कर सकते हैं और पर्सनली भी पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चंस